नालंदा में ये डिफरेंस, इतना डिफरेंस है कि जैसे तक्षशिला आपने बताई थी कि मतलब वो 7th सेंचुरी की है, 7th सेंचुरी ऑफ BCE, और वहीं पे नालंदा 7th CE की है, मतलब 7th सेंचुरी ऑफ CE। मैम इनका एक बार डिफरेंस बताना, इनके टाइमिंग का। टाइमिंग जो इसमें लिखा हुआ है वही है। देखिए, एक ही साथ सब चीजें डेवलप नहीं हुई हैं, समय के साथ साथ, है ना। और जो भी वहाँ के रूलर थे उन्होंने ये सब चीजें एस्टेब्लिश की हैं। तो अब सब चीजें एक साथ हो गई ऐसा तो नहीं हो सकता है। एक मिनट, हाँ दिख रहा है आप लोग को? यस मैम। दिख रहा है? हाँ, ठीक यस है, मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्या बोल रहे थे हम? टाइम के बारे में आप पूछ रहे थे ना। तो तक्षशिला जो है, ऐसा माना जाता है कि ये सबसे ओल्डेस्ट, जिसका कि हमको एविडेंस मिलता है, जिसके बारे में कुछ प्रूफ है कि भाई ऐसी यूनिवर्सिटी जो है वो रही होगी। अब बाकी सब चीजों जो भी हमको एविडेंस मिलते हैं ना आज की डेट में, उसको फिर एग्जामिन किया जाता है लैब्स में इधर उधर। फिर उनका एरा देखा जाता है कि किस समय का इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी चीजें लगी हुई हैं वो थी, कैसे ये आए। क्योंकि कुछ जो चीजें हैं, जैसे मैंने आपको कहा था, श्रुति और स्मृति से आगे बढ़ी। तो धीरे धीरे जब कुछ एविडेंसेस ऐसे मिले तो लगा कि हाँ यहाँ पे ऐसा कुछ रहा होगा। और यहाँ पर ही नहीं, जो बाहर से जो लोग आए पढ़ने के लिए, जिसमें ह्यून सांग जो है वो बहुत माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत जगह घूम घूम के बहुत सारी शिक्षाएं और बहुत सारा ज्ञान लिया और उसको फिर लिखा। कुछ देशों के लोग आए, इवन ग्रीस से लोग आते थे तक्षशिला में पढ़ने के लिए। तो उसका भी इफेक्ट उस यूनिवर्सिटी में आया। तो जब इन सब चीजों को किया गया इकट्ठा कि भाई ये तब हुए थे, तब ऐसे ऐसे ये एकदम परफेक्ट है, एकदम एग्जैक्ट है ऐसा नहीं कह सकते आप। हाँ, मतलब टेंटेटिवली ये है कि ये इस समय जो है वो बना होगा। जैसे ये 7th सेंचुरी BC बोलते हैं, और आप बोलो कि जो 400-500 साल पहले कहना चाहिए ईसा के, तो उस समय ये जो है बनी। और उसके बाद में जो इसका पूरा प्रोग्रेस हुआ, पूरा एक तरह से कहना चाहिए ना, पूरा डेवलपमेंट हुआ, पूरा विकास हुआ, लोगों की तरफ लोगों का ध्यान इसकी तरफ गया, बाहर के लोगों का ध्यान गया, ऐसे ही टीचर्स वहां आए और उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि वो फेमस हो गई, है ना। बहुत सारे क्योंकि हर चीज जो पहले से चली आ रही है वहीं तक लिमिट हो जाती है तो आगे नहीं बढ़ पाती है। कुछ उनका कंट्रीब्यूशन रहा, कुछ और आगे जो है उन्होंने लिखा, पढ़ा, समझा, है ना, कुछ ऐसे काम किए। जैसे कि बहुत सारे जो फेमस हमारे जो कहना चाहिए शास्त्रों में जिनका वर्णन मिलता है, जिन्होंने काम किए, वो आज भी हम उनका नाम लेते हैं। उनका जो उनकी शिक्षाएं हैं वो हम पढ़ते हैं। जैसे पनीनी है, पनीनी ने जो है संस्कृत का जो ग्रामर है उसके बारे में उन्होंने काफी कुछ काम किया। कौटिल्य जो है, जिनको कि हम क्या कहते हैं अभी, याद है ना आपको? चाणक्य जिन्हें कहते हैं, विष्णुगुप्ता उनका नाम था। उन्होंने कहना चाहिए कि बहुत ऐसी नीतियां उन्होंने डेवलप की और उसको इम्प्लीमेंट भी किया, है ना। एम्परर जो सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके जो थे वो टीचर भी थे, उनके एक तरह से गार्जियन भी थे। उन्होंने उनको बहुत सी चीजें सिखाई। तो जो बहुत ऐसे जब लोग आते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो उसका जो लेवल है वो आगे बढ़ जाता है, उसकी रैंक बहुत बढ़ जाती है, वो वर्ल्ड फेमस हो जाता है। आज जैसे आप समझो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है या फिर स्टैनफोर्ड है ना। तो ये यूनिवर्सिटीज क्यों, हार्वर्ड है, क्यों इतनी फेमस है, क्यों वहाँ एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है? क्योंकि वहाँ जो टीचर्स हैं, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, वो इतनी हाई उसकी है कि हर कोई को वहाँ एडमिशन मिलता नहीं। उसके लिए आपको पहले उसके लायक बनना पड़ता है।
तो वही चीज तक्षशिला में थी कि वो इतना ज्यादा उसमें कहना चाहिए कि वैरायटी ऑफ एजुकेशन था। जो छात्र वहाँ आते थे वो वही आते थे जिनको कि अंदर से जो कहते हैं ना जिज्ञासु प्रवृत्ति के या बिल्कुल हार्डली डेडिकेटेड लोग वही वहां पे आते थे, क्योंकि उस समय कोई एग्जाम सिस्टम, कोई एंट्रेंस सिस्टम, कोई डिग्री वगैरह सब नहीं था, ना कोई कास्ट सिस्टम था तक्षशिला के समय में। बाद में जो है वो बनी नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है, ये जो है वो गांधार में थी। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है क्योंकि ये फर्स्ट थी, ऐसा कोई जगह क्योंकि हर देश में हर जगहों पे ऐसे लोग होते हैं जो नॉर्मल रूटीन जो चला आ रहा है या परिपाटी उससे अलग सोचते हैं, उससे अलग जानना चाहते हैं। तो उसके लिए भी कोई जगह चाहिए ना, कौन उनको सिखाया करे। तो ये एक वर्ल्ड में जो है ऐसी जगह थी जो धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हुआ, लोगों तक पहुंचा और बाहर से लोग यहाँ आए और उन्होंने शिक्षा ली। तो इसकी जो टाइम पीरियड है वो जो यहाँ पे लिखा है 7th सेंचुरी, हालांकि ये 700 साल पहले हुई, लेकिन इसका जो डेवलपमेंट है लोगों तक जो पहुंची वो 500 साल पहले ईसा के पहुंची, और उसी में उसका जो है वो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि जो रूलर थे जो वहाँ के वो थे उन्होंने ऐसा उसके लिए काम किया। ठीक है, आप जब तक नालंदा की बात करते हैं तो ये भी उतनी पुरानी नहीं है जितनी की तक्षशिला है, लेकिन 400-500 साल पहले ये भी बन गई। 500 नहीं, 400, जैसे यहाँ पे लिखा है 427 सी जो है कॉमन एरा लिखा है इसमें। तो ये सही लिखा होगा मेरे ख्याल से, पीसीई तो नहीं होगा क्योंकि तक्षशिला ही सबसे पहली मानी जाती थी, तो फिर तो इसका टाइम पीरियड सेम ही हो जाएगा। और ये 400 साल बाद की है, और 400 साल मतलब कि 4th सेंचुरी मान लो, कॉमन एरा जो एडी पीरियड है आफ्टर क्राइस्ट। और ये 1200 तक ये यूनिवर्सिटी जो है बहुत अच्छी तरह से फली फूली, और मतलब एजुकेशन जो है वो हर जगह, हर तरह का एजुकेशन, हर तरह की शिक्षा जो है वो यहाँ पे दी जाती थी। अब देखो तक्षशिला के बारे में जो हमने जाना, वहाँ के जो विद्वान थे उनके बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना। जो हुन सेंग है ये आए थे 7th सेंचुरी में नालंदा में। ठीक है, क्योंकि ये चाइना से शायद पास में होगी, या तब तक तक्षशिला का उतना वो नहीं रहा होगा मे बी, और ये नई यूनिवर्सिटी थी, नए तरीके से इसमें लिया जाता होगा ज्ञान, या जो भी है कुछ नई चीजें जो है वो आती ही आती हैं। बेसिकली जो भी पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें वो बेसिकली कह लो कि मॉनेस्ट्रीज ही थी, और धीरे 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 बाकी चीजें भी वहां पे सिखाई जाने लगी। जैसे कि जो भी वहाँ के रूलर हैं उन्होंने समझा कि नहीं सिर्फ ये शिक्षा जरूरी नहीं है, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। तो एक तरह से सारे ही स्ट्रीम्स जो है वहाँ पे पढ़ाए जाते थे, चाहे वो मेडिसिन हो, सर्जरी हो, आर्चरी हो, पॉलिटिक्स हो, सब तरह की चीजें जो है वो वहाँ पे पढ़ाई जाती थी। अब जब 1200 के आसपास जब बाहर से लोग आए, है ना, जो इन्वेजन हुआ, और उसके बाद में जो भी वहाँ पे चीजें हैं, जब भी कोई बाहर से आते हैं लोग, या तो होता है राजाओं की लड़ाई, तो वो एक तरह से होती है, एक होता है कि आप दूसरा कोई आया और लूट लपाट के चला गया, तो उसी तरह का कुछ जो है वो यहाँ पर भी हुआ, इस देश में हुआ। तो उसमें एजुकेशन जो है और धन संपदा है, इसी पे अटैक किया जाता है, क्योंकि यही चीजें ऐसी हैं जो आपको आगे बढ़ाती हैं, आगे ले जाती हैं। तो वही अटैक जो है वो यहाँ पे हुआ और डिस्ट्रक्शन टाइप हो गया। और इसीलिए जो है 2010 में इसको वापस से जो है
एक इसको नया रूप देने के लिए कुछ कंट्रीज ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, कोलैबोरेशन करके हर तरह से, किसी ने फाइनेंस में, किसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनमें जापान, चाइना, थाईलैंड, लाओस, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया है, जिन्होंने अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूशन करके इसको फिर से खड़ा करने के लिए एक तरह से वो साथ में आए। तो ये जो 2010 वाला जो है ये भी आप याद रखोगे। और हुइंग फैंग जो है चाइनीज जो जिज्ञासु थे, जो शिक्षाविद थे, विद्वान थे, वो 7th सेंचुरी में आए थे कॉमन एरा के, ये भी आप याद रखोगे। फिर वल्लभी हमने पढ़ा। अब ह्यून सांग जो थे वो यहाँ तो आए नालंदा में, लेकिन ये बाकी जगहों पे भी गए, क्योंकि उसी 7th सेंचुरी के आसपास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और भी खुली। मतलब यूनिवर्सिटीज तो क्या बोलेंगे, एक इंस्टीट्यूशन, एक तरह की जो है शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला जो एक प्लेटफॉर्म है, वो देने के लिए बहुत जगहों पे, क्योंकि मोर और लेस धीरे धीरे पता चल जाता है कि यहाँ पे ये है, तो वहाँ के जो राजा है, वहाँ का जो रूलर है, उनको भी लगता है कि हम भी अपनी जगह पे ऐसा कुछ जो है इसका निर्माण कराएं। तो ये ह्यून सांग जो थे और आइसिंग जो थे, ये इन्होंने दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी ये गए, वल्लभी में भी गए। वल्लभी फिर खुला जो कि वेस्टर्न साइड में, गुजरात और उसकी तरफ में है, वहाँ से भी उन्होंने वहाँ गए, वहाँ से भी उन्होंने जो उनको ज्ञान लेना था, नॉलेज लेना था, वो उन्होंने वहाँ पे लिया। वहाँ वल्लभी जो है उसमें उस यूनिवर्सिटी में भी इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया गया, नीति शास्त्र, लॉ भी पढ़ाया गया, है ना, और चिकित्सा, मेडिसिन भी पढ़ाया जाता है, सारी तरह की चीजें जो है वो पढ़ाई जाती थी। लेकिन ये सारी यूनिवर्सिटीज में, मैं कह रही हूँ बार बार कि बुद्धिज्म से अफेक्टेड थी, तो उनकी टीचिंग्स भी जो है वो वहाँ पे पढ़ाई जाती थी। फिर विक्रमशिला 8th सेंचुरी के आसपास नॉर्दर्न मगध में, जो कि यूपी बिहार का रीजन आप मान लो, वहाँ पे स्टैब्लिश हुई। यहाँ पे भी यही वल्लभी कहाँ पे है? वल्लभी गुजरात का मान सकते हो आप, गुजरात के हिसाब, वेस्टर्न घाट लिखा है ना, तो सौराष्ट्र या उस तरफ कहीं होगी। अभी जो गुजरात है ना, पहले उस रीजन को क्या कहा जाता था वो तो हमें पता नहीं, कौन सा किंग वहां रूल करता था, लेकिन वल्लभी जो है वो वेस्टर्न घाट, मतलब कि गुजरात में, सौराष्ट्र के में ही होगी मोस्ट प्रोबेबली। तो वहां पे ये इस्टेब्लिश हुई थी, और ये भी करीबन 600 साल 606 सेंचुरी आप मान लो कि तब स्टैब्लिश हुई, क्योंकि 7th सेंचुरी में तो इंसान आए थे। विक्रमशिला जो है ये ये फिर से जो आपका मगध जो रीजन माना जाता है ना, जो कहना चाहिए पटना, पटना बोल रही हूँ, बिहार और यूपी का एक काफी सारा जो एरिया था उसको मगध कहते थे। तो वहां पे पाला डायनेस्टी थी, पाल डायनेस्टी में धर्मपाल थे, उन्होंने उसको स्टैब्लिश किया। तो वहां पर भी यही व्याकरण, लॉजिक, फिलोसॉफी, तंत्र शास्त्र, कर्मकांड, यही सब सिखाए जाते थे। फिर ओदांतापुरी ये जो है ये भी मगध में ही स्टैब्लिश हुई काफी समय के बाद में। अब सबका तो क्या है कि इतना डेटा है नहीं अवेलेबल, और ना ही आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है अभी इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रफ रफ जो है एक ओवरव्यू जो है वो आप ले लीजिए कि किस तरह की यूनिवर्सिटी थी, क्या पढ़ाया जाता था, सबसे पुरानी कौन सी थी, इंडिया में अभी कौन कौन सी है ना, ये सब चीजें जो है आप जानो। मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में जो है बहुत डीप में या बहुत आगे की यूनिवर्सिटीज के बारे में भी आएगा, लेकिन हाँ ओवरऑल आपको पता होना चाहिए। जैसे जगदाला है, ये भी पाल डायनेस्टी में राजा राम ने बनाई। अब मगध का कुछ रीजन बंगाल में भी था, तो ये बंगाल में बनाई गई। जो जगदाला है ये बंगाल का एक रीजन है। फिर मिथिला बनी।
मिथिला जो है विदेह जिसे कहते हैं। अब इस समय तक क्या आ गया, धीरे धीरे जो है एजुकेशन का जो फॉर्म है, शिक्षा का जो एक तरह से जिस तरह से चली आ रही थी उसमें धीरे धीरे समय के हिसाब से बदलाव आता गया। तो जो मिथिला थी इसमें ब्राह्मणिकल एजुकेशन आ गई, है ना, कुछ वेदों के बारे में और ये सब पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जाने लगा। और जो है वो अ, ऐसा है कि सिर्फ यही ग्रुप के लोग ही पढ़ सकेंगे, बाकी के जो है वो उनको रिस्ट्रिक्शन आ गया। तो एक तरह से थोड़ा सा रिलीजियस बेस्ड एजुकेशन जो है वो स्टार्ट हो गई, क्योंकि जैसे जैसे मैंने बोला कि टीचर्स जिस तरह से उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं, आगे आने वाले समय में कैसी एजुकेशन होगी, कैसी शिक्षा दी जाएगी, क्या बदलाव किए जाने चाहिए समय के हिसाब से, तो उसको करते करते जो है वो यहाँ आ गई। उसमें लैंग्वेज में भी चेंज आया होगा। तो ये सारी जो कहना चाहिए कि एक तरह से चेंजेस जो है वो आने लगे। तो मिथिला जो है वो इसमें जैसे न्याय शास्त्र, तर्कशास्त्र और भी बहुत सारी चीजें जो है वो पढ़ाई जाने लगी इसमें, जो कि थोड़ा सा समय के हिसाब से बदलाव के साथ में। फिर एक नादिया है, नादिया भी जो है वो गंगा के किनारे ही है। और ये जालंगी रिवर्स जहाँ पे है दोनों का मिलन बंगाल में, वहां पे बनी हुई है। और पहले इसको नवाद्वीप भी जो है वो कहते थे। उसके बाद में जो है उज्जैन भी एक जगह थी जहाँ पे कि एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स, ये जो लॉजिकल सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए भी एक यूनिवर्सिटी वहाँ पे बनी। और मतलब लोगों ने बहुत ज्ञान वहाँ पर सीखा जाना, और उसी पे बेस्ड जो है फिर जंतर मंतर और ये सब बने बाद में, जो कि जयसिंह जी ने बनवाए। उसके बाद बहुत सारी साउथ इंडिया में भी यूनिवर्सिटीज बनी, सालोद की है ना, इनाई राम है, श्रृंगेरी है, कांची है। तो वहाँ के रूरल्स ने भी अपने अपने उसके हिसाब से ये यूनिवर्सिटीज को बनाया और फेमस भी हुई उस समय। अभी भी कुछ कुछ रीजनल बेस पे जिन्होंने अपना अस्तित्व बचा के रखा और आगे कंटिन्यू किया, वो अभी भी चल रही हैं, फेमस हो रही हैं। और जो है जिन्होंने समय के हिसाब से या कहना चाहिए समय प्रमाण अपना काम नहीं किया, वो धीरे धीरे खत्म भी हो जाती है। जैसे उज्जैन का नाम अभी ऐसे में किसी में नहीं आता, मिथिला में कोई होगी यूनिवर्सिटी उस समय, अब नहीं आता। नाडिया में, जगदाला में सिर्फ हम 2-3 नाम जानते हैं। विक्रमशिला का थोड़ा बहुत हम जानते हैं, तक्षशिला का जानते हैं और नालंदा का जानते हैं। लेकिन अभी वहां पे क्या हो रहा है, क्या मतलब काम चल रहा है, कितना वो किस लेवल का वहां पे पढ़ाई होती भी है कि नहीं होती है, कि रिनोवेशन में ही चल रहा है, अभी इतना वर्ल्ड फेमस वो उस जब पहले था उसके हिसाब से अभी नहीं है। क्योंकि डिस्ट्रक्शन के बाद में फिर किसी का ध्यान ही उस तरफ जाने में सालों लग गए, बरसों लग गए, मतलब सदियां लग गई एक तरह से कहना चाहिए। फिर उसके बाद में 1200-1300 तक का ये डेटा है। और उसके बाद में मुगल्स आए यहाँ पर, और पहले जो आए थोड़े बहुत वो लूटने के पर्पज से आए, कि मतलब लूटना मतलब कि अपना आए, लड़ाई वड़ाई लड़ी, कुछ जगहों से जो चीजें उन्होंने मिलनी थी मिल ली, ले ली, और थोड़ा डिस्ट्रक्शन कर दिया, तहस नहस कर दिया और वापस चले गए। धीरे धीरे जब चीजें फैलने लगी और लोगों को पता चलने लगा, तो फिर मुगल आए और उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को यहाँ स्टैब्लिश किया 1300 1200 1300 के आसपास। और फिर जो है उनका खुद का एम्पायर बना। तो उन्होंने भी एजुकेशन
सिस्टम को चेंज किया अपने तरीके से, मदर से इस्टेब्लिश किए, या फिर कहना चाहिए जो भी उनका एजुकेशन सिस्टम था कि ये लैंग्वेज पढ़ना है या इस तरह से पढ़ना है, उन्होंने अपने तरीके से उसको चेंज किया। तो उस समय क्योंकि मुगल्स जो है पर्शियन बेल्ट से आए थे, तो पर्शियन जो लैंग्वेज है वो कामकाज की भाषा जो थी वो थी। अ, फिर ऐसा नहीं है कि पूरे ही जो यहाँ के बेसिक स्कूल थे, जो जिनका की मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या शिक्षा की जो भाषा है वो संस्कृति, वो सारी ही खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। वो उन्होंने भी अपनी तरह से अपने लेवल पे सरवाइव किया, लोगों को संस्कृत में अपने जो लिटरेचर है, अपनी जो नीति है, उसको वो पढ़ाते थे। लेकिन उस समय तक इतना ज्यादा वो आ गया था कि हर कोई वहां पे एडमिशन नहीं ले सकता था। उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर कैटेगरी का होना जरूरी है, वही लोग पढ़ सकते थे, आगे बढ़ सकते थे। और कुछ कमर्शियल स्कूल्स थे, व्यावसायिक स्कूल जिसे बोल सकते हो, शिक्षा के केंद्र थे, जहाँ पर कि जो व्यवसाय के बारे में है, एक तरह से आर्थिक जो कहना चाहिए फाइनेंशियल और अर्थशास्त्र जिसे कहेंगे, या फिर व्यावसायिक शिक्षा जो है वो उनको वहां पे दी जाती थी। पर ऐसा कोई पर्टिकुलर स्कूल का नाम या ये सब चीजें नहीं है। अब उसके बाद में आ गए ब्रिटिशर्स आए करीबन 1500, लेट 1500 सेंचुरी में। तो उन्होंने धीरे धीरे, अब वो भी एकदम से तो रूल नहीं किया, उन्होंने भी कई साल तो उनको आने में और लोगों को समझने में उन्होंने लगाया, और उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे एरिया को कैप्चर करने लगे। क्योंकि आए तो थे वो बिजनेस के लिए, है ना, लेकिन बिजनेस के साथ साथ में उन्होंने ये जब देखा कि यहाँ के लोग ऐसे हैं, यहाँ पे इतना सब कुछ फैला पड़ा है, तो क्यों ना इसको अपना बेस ही बना लिया जाए, क्यों नहीं इसमें कंट्रोल किया जाए, इस पे शासन किया जाए। तो धीरे धीरे उन्होंने जब उनका रूल स्टैब्लिश होने लगा, वो लड़ाइयाँ लड़ने लगे और वो राजाओं को अपने उसमें ला करके और उनके राज्य को हड़पने लगे एक तरह से। तो धीरे धीरे ब्रिटिश का शासन जो है वो चल गया। अब जब उनका शासन है तो एजुकेशन पे भी उसका असर पड़ेगा। तो एजुकेशन पे उन्होंने अपनी तरह से चेंज किए। तो मेन जो कह लो कि 16th सेंचुरी, लेट 16th सेंचुरी, क्योंकि थोड़ा टाइम तो उनको स्टैब्लिश होने में लगेगा, छोटी जगह फिर बड़ी जगह, फिर बड़े राजा, फिर और बड़े राजा, फिर और बड़े राजा, धीरे धीरे दिल्ली और पूरा नॉर्थ उन्होंने हथियाया। और उसके बाद में फिर जब उनका रूल पूरी तरह से उनको लगा कि हाँ, अब हम जो है पूरी तरह से कब्जे में इस जगह को हमने ले लिया, तो कुछ चीजें उन्होंने बदलाव की। मॉडर्न एजुकेशन जो आज हम पढ़ते हैं उसका बेस भी आप मान सकते हो कि ब्रिटिशर्स जो एजुकेशन है उसके बेस पे फाउंडेशन एक तरह से वहां से शुरू हुई। क्योंकि उसके पहले ये स्कूल और क्लासरूम टीचिंग और ये सब नहीं था। पहले मैंने बताया आपको कि पहले जो भी एजुकेशन सिस्टम था वो रेसिडेंशियल था, वहीं रहना है, वहीं आपको सालों वहां पे तपस्या करनी है एक तरह से, पूरी तरह से। और वो कौन कर सकता है? जो पूरी तरह से जिज्ञासु हो, पूरी तरह से डिवोटेड हो, मतलब कि अपने तन मन धन सबसे वो अपने आप को निछावर कर दे शिक्षा के लिए, वही लोग पढ़ सकते थे। क्योंकि सिर्फ पढ़ाई नहीं होती थी वहां, बाकी के काम भी आपको करने होते थे। और कोई किसी भी कैटेगरी का हो, फाइनेंशियल स्टेटस का हो, वहां सब एक जैसे होते। तो जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसमें तीन जो चीजें जिम्मेदार हैं उसके लिए। पहला है ब्रिटिश गवर्नमेंट या ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे पहले कहा जाता था, और क्रिश्चियन मिशनरीज। क्योंकि कोई भी रूलर यदि बाहर का आया है वो अपने रिलीजन को भी साथ लेके आता है। तो मिशनरीज आई, और मिशनरीज में एक
एक सबसे ज्यादा जो कहना चाहिए किसी भी समाज में या किसी भी व्यक्तिगत तौर पे भी यदि आप देखो तो क्या चीज जुड़ी हुई रहती है किसी भी समाज से या व्यक्ति से, क्या चीज जुड़ा हुआ रहता है जो उसके जन्म से मरण तक उसके साथ रहता है? मैम नॉलेज। नॉलेज जुड़ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। नॉलेज नहीं, धर्म। धर्म जुड़ा हुआ रहता है। हालांकि धर्म की यदि डेफिनेशन मेरे हिसाब से देखी जाए तो धर्म का मतलब होता है धारण करना। आपने क्या चीजें, क्या प्रिंसिपल्स आपने अपने लाइफ को एक अच्छे डायरेक्शन में ले जाने के लिए जो चीज प्रिंसिपल्स आप मानते हो, जिन चीजों पे आप विश्वास करते हो और बहुत डीपली विश्वास करते हो, और जिससे किसी का हार्म ना हो, किसी का कोई दुख परेशानी आप किसी को ना दो, बोलने में, काम में, है ना, ऐसा कोई चीज आप ना करो, ना बोलो। यदि ये चीज है आप में तो वो आपका धर्म है। लेकिन समय के साथ साथ उसकी डेफिनेशन भी बदल गई। हालांकि धर्म मतलब जैसे अभी हम बोलते हैं 4-5 धर्म, वो ये धर्म, वो धर्म, वो धर्म, वो भी यही है कि आप उस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो तो वो आपका धर्म हो गया। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो जो आदमी धारण करता है, जैसे पितृधर्म, मातृधर्म, ये भी एक धर्म है। उसके लिए आपके मन में कितनी श्रद्धा है, कितना आप डिवोटेड हो, कितना आप उसके लिए काम करते हो, वो सारी चीजें आती है धर्म में। तो मैं ये कह रही थी यहाँ पर कि वो अपना धर्म भी लेके आए, जो चीजें वो मानते हैं, जिन पे वो विश्वास करते हैं, है ना, वो भी लेके आ गए। तो वो चीज क्या थी? क्रिश्चियन मिशनरीज थी, वो भी आई। और हर सोसाइटी, हर धर्म जो भी है, यदि एक बहुत बड़ा सोसाइटी है आपकी और बहुत बड़ा कहना चाहिए कि आप जो धर्म को फॉलो करते हो उसके फॉलोअर्स यदि बहुत ज्यादा हैं तो आप क्या करोगे? हर कोई यही चाहता है कि उसका धर्म जो है वो सब जगह फैल जाए, सब लोग वही धर्म माने, जबकि ऐसा पॉसिबल है नहीं। सबके बिलीफ सिस्टम अलग है, सबका जीवन जीने का तरीका अलग है, प्रिंसिपल्स जिन पे वो विश्वास करते हैं वो अलग है। तो ये जो लेके आए क्रिश्चियन मिशनरीज, वो भी आई। तो इनको भी ये था कि लोग, हम अपने धर्म का प्रचार करें, हम जिस पे विश्वास करते हैं, जिन चीजों को हम फॉलो करते हैं, लोग भी वही काम करें, ये चाहते थे वो। तो इसलिए जो एजुकेशन सिस्टम है उस पे इनका प्रभाव पड़ा। और ये दोनों चीजों ने ये जाना कि जो है एकदम से आप किसी भी जगह पे जाके ये नहीं बोल सकते कि नहीं जस्ट फॉलो, क्योंकि जो आम जनता है वो किसका विश्वास करेगी? जो वहां पर स्टैब्लिश्ड लोग हैं, जो वहाँ पे फेमस लोग हैं, जो वहाँ रिसोर्सफुल लोग हैं, जिनके पास में इतना शक्ति है, मतलब शक्ति का मतलब ये है कि उनके पास इतना पावर है, उनकी पोजीशन ऐसी है, वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उन्हीं के आगे जनता जो है वो झुकती है। तो उनको आप ये जब अपने फेवर में लेते हो तो आपका काम आसान हो जाता है। तो ये जो 3 बेसिक चीजें थी जिन्होंने मॉडर्न एजुकेशन का फाउंडेशन रखा, वो ये तीनों चीजें थी: ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्रिश्चियन मिशनरीज एंड इंडियन इंटेलेक्चुअल्स एंड रिफॉर्मर्स, जो चेंज चाहते थे, पहले जो चल रहा है उससे चेंज चाहते थे। तो किस तरह से इवॉल्व हुआ, किस तरह से नई जो शिक्षा नीतियां बनी और लागू हुई, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस से पहले हम प्री इंडिपेंडेंस का पढ़ लेते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले अभी जो हमने पढ़ा वो एंशियंट एजुकेशन मान लो, क्योंकि वो 1100-1200 साल के आसपास तक हमने पढ़ा, स्टार्टिंग फ्रॉम 600 BCE टू 1200 CE, ये आपने एरिया कवर किया। तो अब आगे क्या क्या चीजें बनी जब ब्रिटिशर्स आए? तो उन्होंने, क्योंकि जब वो आए तब मोस्ट ऑफ द जो प्रोविंसेस थे इंडिया में, जिसे हम इंडिया अभी कहते हैं, उस समय अलग अलग नामों से जाना जाता था, लेकिन ज्यादातर जगहों पे मुगल्स का रूल था। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, छोटा मोटा उन्होंने एक मदरसा एस्टेब्लिश किया कोलकाता में।
उस रीजन में भी मुस्लिम्स जो है वो बहुत ज्यादा हैं। तो उनकी टीचिंग के लिए कि भाई आप जो है यहाँ पे पढ़ाई कराइए, है ना। एक उनको माहौल दिया वहाँ पे मुस्लिम लॉ को पढ़ने के लिए, मदरसा बनाया कोलकाता में। फिर उन्होंने 1791 में, उसके 10 साल के बाद में, एक संस्कृत कॉलेज बनाया वाराणसी में, जो बनाया जोनाथन डक्कन ने। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता मदरसा बनाया, क्योंकि तब तक ये अच्छी तरह से होल्ड करने लग गए थे। और धीरे धीरे फिर वहां पर उन्होंने वाराणसी में जो संस्कृत कॉलेज बनाया, वो हिंदू फिलॉसफी, हिंदू नीति शास्त्र, इसको पढ़ने पढ़ाने के लिए बनाया। फिर जो है ये सब बनाने के बाद में फिर उनको लगा कि कुछ ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए जो कि मॉडर्न भी हो। तो एक एक्ट आया 1813 में, चार्टर एक्ट इसको बोलते हैं, इसको भी नोट करेंगे आप, कि उसमें कुछ डिफरेंसेस आने लगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो थी वो ब्रिटिशर्स की थी, ना उसको हिंदी से मतलब, ना उसको मुस्लिम से मतलब, उनको रूल करने से मतलब। और उनको एक ऐसे लोग भी चाहिए थे जो कि मतलब ट्रेडिशनल पढ़े ना पढ़े ठीक है, पर मॉडर्न जो वो चाह रहे थे, उस तरह की शिक्षा भी उनको मिले ताकि वो उनके काम आए। तो 1813 में उन्होंने ये सोचा कि भाई एक डिबेट हुआ कि ट्रेडिशनल होना चाहिए, मॉडर्न होना चाहिए। तो जो मेन जो ब्रिटिशर्स थे या कुछ इंडियंस भी थे, उन्होंने कहा नहीं, मॉडर्नाइजेशन भी होना चाहिए। तो उन्होंने एक कॉलेज बनाया कोलकाता में ही। सबसे पुराना कॉलेज जो है वो कोलकाता में स्टैब्लिश किया। कब किया? 1817 में। अब 1817 में इन्होंने जब ये कॉलेज बनाया, तब तो वो सिंपल कॉलेज ही था, लेकिन बाद में 2010 में वो यूनिवर्सिटी बन गया, जिसको कहा गया प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। फिर 1818 में इन्होंने सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं, वो है सेरमपुर कॉलेज। सेरमपुर कॉलेज को यूनिवर्सिटी स्टेटस बाद में मिला, 10 साल के बाद, 11 साल के बाद, 1829 में। लेकिन इसको सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो बोला जाता है। उसके बाद में जो है क्योंकि ये जब स्टैब्लिश हो रही थी, तो बीच बीच में इनकी मीटिंग्स होना, है ना, उसके ऊपर इवैल्यूएशन करना, उसका एनालिसिस करना कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है ओवरऑल। तो बाद में 1823 में जो मीटिंग हुई, उनमें माउंट स्टूअर्ट एल्फिंस्टन की मीटिंग्स मिनट्स हैं ये, कि उन्होंने कहा कि भाई एक पॉइंट उन्होंने डाला कि अब जो है साइंस भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए एजुकेशन में, साइंस को भी इंक्लूड करिए, और साथ साथ में इंग्लिश को भी मीडियम बनाइए। इंग्लिश मतलब अंग्रेजी भाषा भी इनको जानना जरूरी है। अब इस के चलते, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो उन्होंने इस मिनट्स में दिया 1823 में। उसके बाद में करीबन 10-12 साल बाद में 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने जो है इसकी वकालत करी, और इसके लिए कहा कि भाई हमें जो है अच्छे इंग्लिश स्कॉलर्स चाहिए, अच्छे ऐसे सिटीजन्स चाहिए, इंडियन सिटीजन्स, जो कि इंग्लिश को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, और हम जो बोल रहे हैं, हम जो चाह रहे हैं, जिस तरह का काम वो सब कर सके। तो इसलिए जो है हमें इस तरह की क्लास, इस तरह का वर्ग जो है वो तैयार करना है। तो 1835 में ही लॉर्ड विलियम बेंटिक इन्होंने जो है डिसाइड किया कि इंग्लिश जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब कि जो भाषा है जिससे शिक्षा दी जाए, वो इंग्लिश जो है वो होनी चाहिए। इन्होंने ऑफिशियली जो है इसको पास किया। तो इसके बाद ये एक और मैकॉले मैंने बताया, वो एक इम्पॉर्टेंट ईयर है। यही 1835 में ही इसी पे बेस
जो है एल्फिंस्टन कॉलेज बना मुंबई में, और कैलकाटा मेडिकल कॉलेज जो है वो बना कैलकाटा में। ये दो कॉलेजेस बने 1835 में। और 1854, अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट ईयर, इसको याद रखेंगे, सर चार्ल्स वुड डिस्पैच, इसको जो है वो मैग्ना कार्टा जो है कहा जाता है, इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, उसका मैग्ना कार्टा जो है वो बहुत बिग डॉक्यूमेंट होता है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, और बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, एक तरह से कह लो कि हिस्ट्री रच देने वाला, है ना, जिसमें ऐसी सब चीजें होती हैं, ऐसे रूल्स होते हैं, ऐसे पॉलिसीज होती हैं, जो कि उस समय जो डेवलपमेंट हुआ लॉ में, स्कूल में, है ना, उसको बनाने के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस बने वो इतने इफेक्टिव और इतने जबरदस्त थे कि वो हिस्ट्री बन गए, इतना पावरफुल था वो, एक तरह से कहना चाहिए। तो इतना ग्रेट और पावरफुल ये सर चार्ल्स वुड डिस्पैच था, जिसको कि मैग्ना कार्टा बोला गया। और इसी के रिकमेंडेशन पे जो है पूरी जो एजुकेशन स्कीम है वो बेस्ड है, प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी तक। अब इस पे बेस्ड जब इन्होंने इतना बढ़िया सा डॉक्यूमेंट तैयार किया, जिसको सर चार्ल्स वुड डिस्पैच बोला गया, उस पे बेस्ड 1857 में यूनिवर्सिटीज बनी, कोलकाता में, मुंबई में और चेन्नई में, मद्रास, ठीक है, कैलकाटा, बॉम्बे, मैड्रास, 3 जगहों पे यूनिवर्सिटीज बनी जो कि ये डिस्पैच पे बेस्ड थी। उसके बाद 1882-83 में हंटर कमीशन आया, जिसने कि प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन के लिए एक तरह से कुछ रिकमेंडेशंस दी कि जो है जो प्राइमरी एजुकेशन है वो इस तरह का होना चाहिए, और जो हायर एजुकेशन है, मतलब कि मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, फिर कॉलेज, तो उसका एक प्रॉपर वे में सेग्रीगेशन होना चाहिए कि किस कहाँ पे बच्चा आएगा, फिर प्राइमरी शिक्षा लेगा, फिर कुछ मिडिल स्कूल में वो आएगा, फिर हाई स्कूल में आएगा। पहले क्या था, थोड़ा सा मिक्सिंग था कि जैसे पढ़ते चले जा रहे हैं, 11th-12th के बाद में 12th में शायद उनको कॉलेज मिलता होगा या 11th में मिलता होगा, ऐसे कुछ मिक्सिंग मतलब कुछ एक प्रॉपर वे नहीं था। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, इसको इस तरह से चलाए जो जिसे अब हम कहते हैं ना प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल, और फिर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, उस तरह का। फिर 1902 में यूनिवर्सिटीज कमीशन आया, जो कि सर थॉमस रेले ने जो है सेटअप किया, और उसमें यूनिवर्सिटीज किस तरह से बनेंगी, विश्वविद्यालय कैसे सेटअप होंगे, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, क्या पॉलिसीज होंगी, क्या रूल्स होंगे, वो सब उन्होंने जो है उस कमीशन में बताया, उसको कहा यूनिवर्सिटी कमीशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वो पास हुआ, क्योंकि सारी पॉलिसीज उस एक्ट के हिसाब से बनाई जाए, और जो भी कॉलेजेस, जो भी यूनिवर्सिटीज अलग अलग जगह पे होंगी, उनको ये सारी एक्ट के अंदर ये पॉलिसीज, ये रूल्स और रेगुलेशन को मानते हुए अपनी यूनिवर्सिटी चलानी है। तो उसके लिए या जो भी अमेंडमेंट करना है, जो भी चेंजेस करना है, जो जहाँ पे यूनिवर्सिटीज है उसके हिसाब से, तो वो इस एक्ट के हिसाब से होगा। तो वो एक्ट बना, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास हुआ 1904 में। 1905 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, NCE, ये भी आप याद रखेंगे, ये सेटअप हुआ, और ये इसमें जो है नेशनलिस्ट जो लीडर्स थे उनका भी पार्टिसिपेशन है, और जाधवपुर यूनिवर्सिटी जो है वो इस पे बेस्ड सबसे पहले बनी, और जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया शांति निकेतन बंगाल में उसी समय के आसपास, वो भी इसी एक्ट के अंदर बना। फिर 1917 में सैडलर कमीशन आया, जिसको कि कहते हैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन। ये अगेन इट इज इम्पोर्टेंट, ये किसी भी इसमें पूछे जा सकते हैं, मैच द फॉलोइंग, या फिर 3-4 चीजें दे देंगे उसमें, ईयर और कमीशन दे देंगे उसमें, फिर ऑप्शंस में लिखेंगे कि कौन सा जो पेयर है, कौन सा जो कहना चाहिए कि पेयर को क्या बोलेंगे आप, कौन सा
जोड़ा, युग्म। हाँ, जोड़ा सही है। ए बी सही है, बी सी सही है, सी डी सही है। इस तरह से क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आते हैं मतलब, पर वो कम आते हैं। ऐसे चॉइसेस में आते हैं जिसमें आपका समय थोड़ा सा ज्यादा लगता है। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो अब ये जो सैडलर कमीशन आया, जिसे कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन बोला गया, 1917 में आया। इन्होंने इंटरमीडिएट एजुकेशन जो है, डिग्री कॉलेजेस का है, और इंटरमीडिएट एजुकेशन में भी प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सब चीज़ों को अलग अच्छे से फिर से डिफाइन किया। तो जो हमारा अभी 10+2+3 सिस्टम है, 10+2+3 में क्या है कि 10th आप हाई स्कूल कर लोगे, फिर उसके बाद में आपका हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल है, मतलब ये हाई स्कूल हो गया आपका, और हायर सेकेंडरी में 11th और 12th आता है। उसके बाद में 3 years का आपका डिग्री होता है, बैचलर्स डिग्री मोस्टली, अनलेस अंटिल इट इज अ प्रोफेशनल डिग्री। प्रोफेशनल डिग्री जैसे कि इंजीनियरिंग है, उसका बैचलर 4 साल में होता है। मेडिसिन जो MBBS है वो 4.5 साल लग जाते हैं। तो इस तरह से, लेकिन जो जनरल है, प्रोफेशनल कॉलेजेस के अलावा जो एजुकेशन है, BA, BCom, BSc, ये सब 3 साल में हो जाती है बैचलर डिग्री। तो ये सिस्टम बना सैडलर कमीशन में 1917 में। और उसी समय में एक बहुत बड़ा बॉडी सेटअप हुई, और CABE जिसे कहते हैं, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसको आप बोल सकते हो हिंदी में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, है ना। तो वो इस्टेब्लिश हुआ 1917 में। 1920 में जो है ये जो CABE है, इसको डिसॉल्व कर दिया गया। मतलब कि इसको नया एडवाइजरी बोर्ड बनाया उन्होंने। और ये जो है ये वैसे ओल्डेस्ट जो है वो CABE है, लेकिन फिर से इसको रिवाइव किया गया 1935 में। 23 में इसको खत्म सा कर दिया, कुछ और बॉडी बनाई, और फिर वापस से इसको फिर से एक नए रूप में रिवाइव करके 1935 में फिर से CEB को बनाया गया। 25 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड बना, जिसको कि हमने बाद में हम बोलते हैं उसको एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो ये 1925 में बना। और 1929 में हार्टोग कमीशन आया, जिसने कि फिर से जो क्वालिटी है एजुकेशन की, उसके ऊपर फिर से उसका एनालिसिस किया, और उसके ऊपर अपने कमेंट्स दिए, और फिर से स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो किस तरह से होना चाहिए, कैसे क्वालिटी इंप्रूवमेंट होना चाहिए, इस पे फोकस किया। 1934 में सप्रू कमेटी आई। उसने कहा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट इशू है, पढ़ाई पढ़ने के बाद में भी जो जॉब है वो 100% होना चाहिए, बल्कि ज्यादा जॉब्स होनी चाहिए, ताकि स्कूल कॉलेजेस भी बढ़े, और जितने लोग उनको पढ़ के बाहर निकलते हैं उनको काम मिलना चाहिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू था वहां नहीं मिल रहा था, तो वो इशू को इन्होंने उजागर किया 1934 में सप्रू कमेटी ने। 1937 में एक और रिपोर्ट आई, अबॉट वुड रिपोर्ट। इसने कहा कि यूनिवर्सिटी लेवल पे भी जो है इंग्लिश मीडियम होना चाहिए इंस्ट्रक्शंस का। अब फिर आई 1937 में ही वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन आया, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको कहा गया नई तालीम और बेसिक एजुकेशन, जो इसको फंडामेंटल शिक्षा कहते हैं, या क्या कह सकते हो इसको, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, बेसिक एजुकेशन। प्रारंभिक शिक्षा। हाँ, प्रारंभिक शिक्षा कह सकते हो। और ये रिकमेंड किया था महात्मा गांधी ने। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उनका महात्मा गांधी के रिकमेंडेशन से कौन सी स्कीम ऑफ एजुकेशन आई और किस ईयर में आई। तो वर्धा स्कीम है ऑफ एजुकेशन आई, जो कि 1937 में आई। तो ये सारे जो ईयर्स हैं, ये आप लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे और इसको पढ़ेंगे। फिर 1944 में
1944 में आया सार्जेंट रिपोर्ट। इसको क्योंकि 44 के आसपास सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो करीब करीब खत्म होने के उसमें था, तो इन बिटवीन काफी सारा डिस्टर्बेंसेस जो है वो रहे, मतलब कि एजुकेशन क्या, बाकी व्यवसाय क्या, सभी चीजों में क्योंकि इंडिया ने भी उसमें पार्ट लिया, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने भी उसमें जो है वो अपना वो भेजा जर्मनी के अगेंस्ट। तो जब आप वॉर में इन्वॉल्व हो जाते हो तो बाकी सारी चीजें रह जाती हैं। तो पोस्ट वॉर मतलब कि 1944 में जब सार्जेंट रिपोर्ट आई तो उन्होंने फिर से एजुकेशनल डेवलपमेंट की बात की, और उन्होंने यूनिवर्सिटीज के लिए एक यूजीसी बनाया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो आज हम देखते हैं उसी का रिवाइवल रूप है, उसी का एक तरह से रिफाइंड वर्जन है। जो यूजीसी आज भी है हमारे पास में, उसी को हम यूजीसी ही बोलते हैं। तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट के रिकमेंडेशन पे। फिर इंडिपेंडेंस के बाद में तो बहुत सारी जो है इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए, बहुत तरह से उसको इम्प्रूव किया, प्रमोट किया। हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बने, कौन कौन से बने, कौन सी कमिटी आई, ये सब जो है वो हम आगे पढ़ लेते हैं। 2-3 स्लाइड्स और हैं, इसको हम खत्म कर लेते हैं आज। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो सबसे ज्यादा जो बेस है, जो नींव है, कहना चाहिए कि एजुकेशन की, वो कमीशन है राधा कृष्णन कमीशन, जो कि जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 से 49 के बीच में करीबन 1 साल तक इस कमीशन ने काम किया, डेटा कलेक्शन किया, एनालिसिस किया, और उसके बाद में जो है कुछ सजेशंस दिए गवर्नमेंट को कि क्योंकि राधा कृष्णन कमीशन के, और राधा कृष्णन कौन थे, कौन थे भाई? अरे भाई बताओ, कहाँ चले गए सब? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका मतलब 5 हाँ सितंबर को जिनको याद किया जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए पूछ रही हूँ मैं। कौन थे भाई, ये बताइए आप। भाई ये तो पता होना चाहिए, देखो। जिसके बर्थडे को आप इतने सालों से टीचर्स डे के रूप में मनाते हो, तो वो क्या रहे होंगे, कुछ इम्पोर्टेंट ही रहे होंगे। अब यहाँ पे नाम देखो, सबसे पहला जो कमीशन बना किसके लिए बना, एजुकेशन के लिए बना, उसके ये चेयरमैन थे। उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस अपने टीम मेट्स के साथ में कुछ दिए हैं, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कुछ इम्पोर्टेंट तो किया होगा ना इन्होंने, तभी जो है वो इतना हम इनको जानते हैं। मैम शिक्षा को आगे बढ़ाया। हाँ, मैं ये नहीं, ये थे ही एकेडमिशियन बोल सकते हो, एक फिलोसोफर बोल सकते हो, मतलब एक कहना चाहिए एक लेवल होता है ना, पढ़े लिखे तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जब आप कुछ एक लेवल से ऊपर हट के काम करते हो, एक लेवल, एक हाई लेवल का जब आप थॉट प्रोसेस रखते हो और उस पे पूरा जी जान से मेहनत करते हो, तो आप अलग नजर आते हो। तो उनमें से ही एक थे राधा कृष्णन, जो सर्वपल्ली राधा कृष्णन। और ये कौन बने, सेकंड हमारे प्रेसिडेंट भी बने, राजेंद्र प्रसाद। प्रेसिडेंट। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए ये सब चीजें, है ना, इतना फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट। हाँ, तो ये अब इनका कमीशन बना, तो ऑब्वियसली इन्होंने कितना मेहनत से, कितना कहना चाहिए सर्वे करके, रिसर्च करके, एनालिसिस करके एक पूरा जो है एजुकेशन का, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन का और यूजीसी का, सब कुछ के लिए कुछ सजेशंस दिए। तो बाद में जब ये सारी बॉडीज को फिर से बनाया गया, क्योंकि पहले जो बॉडी थी ब्रिटिशर्स रूल में, वो भी मोर और लेस थी, काम कर रही थी, लेकिन उसके जो चेयरपर्सन थे, जो उसकी अथॉरिटीज थी, वो ब्रिटिशर्स थे।
या इंडियंस भी रहे होंगे तो प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस में फर्क आ जाता है। आप फिर अपने अपने हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से आप चीजें बनाते हो। तो फिर यूजीसी और फिर AICTE, MCI, बार काउंसिल्स, ये सब स्टैब्लिश हुए एक एक्ट के तहत। तो ये कमीशन जो है, राधा कृष्णन कमीशन, ये बेस है कहना चाहिए, है ना। यूजीसी का टेक्निकल बोर्ड जो टेक्निकल एजुकेशन है उसके लिए AICTE, मेडिकल के लिए MCI, और जो हमारी लॉ है, नीति जो है कहना चाहिए कि हमारी जो अदालतें हैं, है ना, जो भी कोर्ट्स हैं, उनके लिए, एडवोकेट्स के लिए बार काउंसिल्स बनी। फिर 28 दिसंबर 1953 को जो मौलाना आजाद, अब्दुल कलाम आजाद थे, वो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे, ये आप याद रखना, है ना। इन्होंने इनॉग्रेशन किया नए यूजीसी का। फिर एक आया मुदलियर कमीशन 1952-53 में, जिसको कि ऐसे बोला जाता है कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था, क्योंकि इसने बहुत सारी नई रिकमेंडेशंस जो हैं वो ऐड की। और इन्होंने फिर कुछ एजुकेशन, कुछ डिग्रीज में 4 ईयर कोर्सेज चलाए, कुछ में 3 ईयर कराए, और 3 ईयर सेकेंडरी एजुकेशन इन्होंने डाला। तो इस तरह से ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन यदि बोला जाए तो बोलोगे आप मुदलियर कमीशन। उसके बाद में एक कमेटी बनी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन 1961 में, जिसके की चेयरमैन थे डॉक्टर संपूर्णानंद, जो कि एजुकेशनल जितने भी प्रोग्राम चल रहे, स्कूल चल रहे हैं, कॉलेजेस चल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, उनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो यूथ पढ़ रहा है, उसमें कुछ इमोशनल इंटीग्रेशन, कुछ मॉरल एजुकेशन भी उन्होंने कहा कि इसकी भी जरूरत है, तो वो ऐड की जाए इसमें। फिर एक और इम्पोर्टेंट जो है कमीशन आया, कोठारी कमीशन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका ईयर भी आप याद रखेंगे, 1964 से 66। जो इसका जो टाइटल है, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसने दी। और ये बहुत प्रोग्रेसिव रिपोर्ट रही। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे यूनिवर्सिटी, बहुत सारे काम जो है वो इस रिपोर्ट के रिकमेंडेशन से हुए, है ना। इसमें 3 ईयर डिग्री कोर्सेज हैं, 4 ईयर ऑनर डिग्री कोर्सेज हैं, मतलब कुछ कोर्सेज जो हैं जिसे हम कहते हैं ना BA ऑनर्स, MA ऑनर्स, तो उस तरह के कोर्सेज इन्होंने किए। और इंडियन एजुकेशन सर्विस, जिसको कि आप UPSC बोलते हो, सिविल सर्विसेज बोलते हो, उसका एस्टेब्लिशमेंट किया IES, इंडियन एजुकेशन सर्विसेज, जो इसके इम्प्रूवमेंट के लिए, क्वालिटी ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन, उसको इन्होंने रिकमेंड किया। और इन्होंने ये रिकमेंड किया पहली बार, और आज भी है वो, कि 6% ऑफ नेशनल इनकम जो है वो एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए। ये इन्होंने उस समय कहा, 60s में कहा। और उसके बाद में NCTE बना, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर ट्रेनिंग, क्योंकि स्कूल्स बन गए, कॉलेजेस बन गए, यूनिवर्सिटीज बन गए। उस समय पॉपुलेशन के हिसाब से जो लोग पढ़ते थे, वो अपनी इच्छा से पढ़ते थे, मतलब कि नहीं मुझे पढ़ना है, मतलब कि सीकर होते थे वो, एक तरह से नॉलेज सीकर्स। लेकिन बाद में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, वो क्या हो गया, एक तरह से एक परिपाटी चल गई कि नहीं, पढ़ना तो है ही, आपको इंटरेस्ट हो या ना हो। तो पहले ऐसा लगता नहीं था कि टीचर ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन 70s के आसपास जब पॉपुलेशन भी बढ़ी, लोग भी पढ़ने लग गए, तो टीचर्स और स्ट्रीम भी बढ़ गया, है ना। लोग जब बहुत ज्यादा, क्योंकि स्कूल्स बहुत खोल दिए आपने, लेकिन सबको ट्रेनिंग तो नहीं है, सब कोई उतने डिवोशन से तो नहीं पढ़ाते हैं, तो उनके लिए प्रॉपर टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो एक काउंसिल बना 1973 में, और उसमें ट्रेनिंग की वो की गई कि भाई पहले ट्रेन हो जाओ 1976 में। तो ये 42nd अमेंडमेंट जा था कॉन्स्टिट्यूशन का। और इसमें जो है सेंट्रल का भी भागीदारी थी, कुछ सेंट्रल स्कूल्स भी थे, कुछ स्टेट्स के भी थे। तो जो सेंट्रल स्कूल्स थे उसका पूरा का पूरा
जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, सेंट्रल एजुकेशन डिपार्टमेंट की थी। अब क्योंकि सेंटर हर जगह नहीं पहुंच सकता, बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे उसमें डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में विलेजेस हैं, तो स्टेट जो है एजुकेशन बोर्ड स्टैब्लिश किया गया और फिर वो लोग उनका ध्यान देने लगे सब लेवल के एजुकेशन पे, क्योंकि पहले लिमिटेड यूनिवर्सिटीज थी और बाद में वो यूनिवर्सिटीज जो है वो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, नंबर ऑफ कॉलेजेस जो है वो बढ़ने लगे। फिर आया ये, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनपीई, दैट इज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, 1986, ये याद रखेंगे आप लोग। अब इसमें बहुत सारी स्कीम्स चली, सर्व शिक्षा अभियान चला, मिड डे मील चला, नवोदय विद्यालय जो है वो स्टैब्लिश हुए, है ना, आईटी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो एजुकेशन में आई, और बहुत सारे जो क्वालिफाइंग एग्जाम्स हैं आगे पढ़ने के लिए, क्योंकि आगे वही डीप में पढ़ाई कर सकता है जो बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड हो, हर किसी भीड़ को वो नहीं लेना चाहते, तो इसलिए उन्होंने एक तरह से स्क्रीनिंग करने के लिए क्वालिफाइंग एग्जाम्स की शुरुआत की, जो आप भी देने वाले हो, नेट, सेट, जेआरएफ, है ना, और भी स्कॉलरशिप्स के लिए, आगे पढ़ने के लिए, है ना, तो उसका क्वालिफाइंग एग्जाम का सेटअप किया। तो कोठारी कमीशन जो है एक्चुअली बेस है इन सब का, उसी को फॉलो करते हुए एनपीई बना, है ना, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 6886, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं 6886। 68 में कोठारी कमीशन आया, 86 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आया। अभी हमारे पास में न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसको भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो इन्होंने क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जो है गाइडलाइंस दिए, और ये भी एक तरह से नई चीज ऐड की इन्होंने, हायर एजुकेशन बाय डिस्टेंस लर्निंग मोड 86 में। डिस्टेंस लर्निंग मोड मतलब पहले तो ये आपका इतने ज्यादा गैजेट्स थे ही नहीं, मतलब मोबाइल है, नेट है, ये सब चीजें तो अभी कुछ सालों पहले की हैं। तो पहले करस्पॉन्डेंस से जो है वो कोर्सेस लोग करते थे, मतलब कि आप लेटर लिख के या उनके फॉर्म्स को लेके, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज बीच बीच में थी जो कि ओपन डिस्टेंस कोर्सेज भी चलाती थी, जो एफिलिएटेड होती थी ओपन यूनिवर्सिटीज के, जो एक दो थी वो हम पढ़ेंगे अभी बाद में। तो वहां से इसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई 86 में, उसने ये एक मौका दिया लोगों को कि आप दूर रह के भी, यदि आप यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच सकते हो, तो आपका पढ़ाई का मटेरियल जो है आपके पास आ जाएगा, आप उसको घर में बैठ के पढ़ो, फिर एग्जाम डेट आएगा, पर्टिकुलर सेंटर पे जाके आप एग्जाम दे दो। तो उस तरह से डिस्टेंस लर्निंग मोड जो है वो शुरू हुआ, और कुछ और भी इम्पोर्टेंट कमिटीज थी, जो कि ज्ञानम कमेटी है 93 में, जिसने की थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देने की बात की, ऑटोनॉमी देने की बात की, है ना, कुछ यूनिवर्सिटीज को। तो क्या टाइप किया मुझे तो दिखेगा नहीं, बस खत्म होने वाला है, एक स्लाइड और है। फिर सैम पित्रोदा कमेटी आई 2007 में, जिसको कि, हाँ, ये एक और इम्पोर्टेंट नाम है, नेशनल नॉलेज कमीशन बोला गया। सैम पित्रोदा कमेटी को नेशनल नॉलेज कमीशन बोला गया क्योंकि इन्होंने रिकंस्ट्रक्शन किया, रीस्ट्रक्चर किया हायर एजुकेशन को, और इन्होंने ये कहा कि आप यूनिवर्सिटीज में फॉरेन यूनिवर्सिटीज को भी आने दो, उनको भी, उनका भी सपोर्ट लो, है ना, आपके बच्चे वहां जाएं, उनके बच्चे आपके यहाँ आके पढ़ें। तो ये शुरू हुआ 2007 में, याद रखेंगे इसको। और नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जो है वो 1500 हो जाए 2015 तक, ये उसका रिकमेंडेशन था, जो कि अभी हम देखेंगे कि कितना हो गया। उसके बाद यशपाल कमेटी आई, उन्होंने कहा कि भाई जो हायर एजुकेशन है उसकी जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो उनको मॉनिटर करती हैं, उसको जो है स्क्रैप करके एक सुपर रेगुलेटर बनाया जाए, जो कि पूरे सिस्टम को रेगुलेट करे। और इसी में 7 मेंबर कमीशन जो है हायर एजुकेशन के लिए आया, एंड रिसर्च CHER,
उसने ये एस्टैब्लिश किया, इस यशपाल कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया, और डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है उसको कुछ यूनिवर्सिटीज को दिया गया था, लेकिन वो यदि काम नहीं कर रही है तो आप उसको हटा दो। तो ये इस कमेटी का सुझाव था। शर्मा कमेटी आई, फिर MM शर्मा ने इसको लीड किया, और इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात की, और सजेशन किया कि IISC जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, उसको जो है उसके एस्टैब्लिशमेंट की बात की। फिर काकोदकर कमेटी आई, उन्होंने भी टेक्निकल एजुकेशन के लिए बात की, इसको इम्प्रूवमेंट के लिए बात की। फिर पापावार कमेटी आई, उन्होंने जो है हायर एजुकेशन में, क्योंकि हर जगह पे यदि यूनिवर्सिटीज और ये खोले जाएं तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है फाइनेंशियली, तो उन्होंने कहा इसको PPP मॉडल पे डाला जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब कि कुछ ट्रस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्रीज है, वो दे, कॉमन मैन पैसा दे और कुछ गवर्नमेंट लगाए, तो फिर वो स्टैब्लिश करेंगे। चलो, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, इतना टाइम हो गया। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैम ओपन यूनिवर्सिटी मैम ओपन हुई क्या?